हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौते के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनती है और काफ़ी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी को त्रोहित किया है। इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस और फैक्ट्स हैं उनको भी हमने यहाँ पर आपके लिए बताया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कि गांधी इरविन पैक्ट है ये कब हुआ था। तो आपको बता दें, गांधी इरविन पैक्ट की जो तारीख है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी है। ठीक है, इस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसकी रूपरेखा क्या है, उस रूपरेखा के बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गांधी इरविन समझौता क्या था, इसके प्रावधान क्या थे और उसमें क्या क्या हुआ था। इसके परिणाम भी देख लेना इसमें, क्योंकि इसके गांधी इरविन समझौते के बाद में अपने देश में की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल हुई थी। तो सभी पॉइंटों पर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया था, जिसमें से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समापन हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समापन के समय वायसराय इरविन ने कांग्रेस से सहयोग की सार्वजनिक अपील की थी, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो वायसराय इरविन ने कहा कि कांग्रेस जब तक गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तब तक किसी भी बात पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप में और किसी बात का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसके तुरंत बाद क्या होता है कि जो महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के बहुत ही अच्छे सदस्य थे और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे उस समय। तो ये क्या थे, उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल रखा था। तो उसी समय वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के जो अन्य सदस्य थे जो जेल में थे, उन सभी को उन्होंने क्या किया, रिहा कर दिया। उसके बाद में क्या होता है कि तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री की मध्यस्थता से गांधी और इरविन के साथ में दिल्ली के वायसराय भवन में बातचीत शुरू हुई। यानी समझौते की बातचीतों का आदान प्रदान हुआ यहाँ पे कि इनके बीच में जो समझौता होना था वो दिल्ली के वायसराय भवन में हुआ था गांधी और इरविन के मध्य में, कि समझौता क्या क्या है, कि कांग्रेस क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, क्यों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले रही, उन सभी पॉइंटों पर चर्चा करने के लिए वायसराय इरविन के मध्य में कांग्रेस गांधी जी की बातचीत शुरू करवाई गई थी। और उसकी जो मध्यस्थता निभा रहे थे वो तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री निभा रहे थे। इस बातचीत का जो परिणाम था वो 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के बीच एक समझौते के रूप में सामने आया, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। ये बात याद रखनी। कभी कभार ऐसे पूछ लेता कि दिल्ली समझौता किनके मध्य हुआ था, तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य हुआ था। 5 मार्च 1931 के दिन हुआ था। पूरी रूपरेखा यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद में क्या होता है कि इसी बातचीत के दौरान जब दिल्ली के वायसराय भवन में महात्मा गांधी गए थे, तो उसी समय एक विंस्टन चर्चिल क्या था, एक ब्रिटिश नेता था, ब्रिटिश अफसर था उस समय, और ब्रिटिश नेता के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। एक ब्रिटेन के नेता थे अच्छे, लंदन के। तो विंस्टन चर्चिल इनका नाम है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे थे बाद में। तो उन्होंने 17 फरवरी 1931 को जब ये बातचीत करने के लिए महात्मा गांधी जा रहे थे तो उसी समय एक वक्तव्य दिया था, और ये वक्तव्य काफी फेमस भी है, चर्चा में भी रहता है और एग्जाम में इस वक्तव्य के बारे में पूछा जाता है कि ये वक्तव्य किसका था, कथन किसका था। तो इन्होंने क्या कहा था, देखिए कि 17 फरवरी 1931 की सुबह गांधी जी के नई दिल्ली स्थित वायसराय भवन से बातचीत करके जाते हुए समय के दृश्य की कटु आलोचना करते हुए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह आदमी किसी जमाने में विलायत से बैरिस्टरी पास करके आया था और अब राजद्रोही फकीर बन गया था और वायसराय की महल की सीढ़ियों पर अर्धनंगा दंदनाता हुआ चला जा रहा है और वहां जाकर सम्राट के प्रतिनिधि के साथ बराबरी से बैठकर समझौते की बातचीत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्तव्य में इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजद्रोही फकीर और एक अर्धनग्न फकीर के 2 शब्द आए हैं, और जो ये दो शब्द हैं कि महात्मा गांधी को किसने राजद्रोही फकीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, और महात्मा गांधी को अर्धनग्न किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और ये वक्तव्य इस समय दिया था गांधी इरविन समझौते के समय। अब इसके बाद में क्या होता है, देखिए कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसके प्रावधान देख लीजिए कि प्रावधान क्या थे। तो प्रावधान देखें, पहला प्रावधान था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा गांधी जी के द्वारा। दूसरा था कि कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की स्वीकृति दे दी थी गांधी जी ने कि कांग्रेस
कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो नमक कानून था, जिसके लिए सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, उसको समाप्त करना था और उसमें संशोधन करना मुश्किल है, परंतु यह संभव होगा कि सरकार कुछ गरीबों को यह सुविधा देगी कि वे अपने उपयोग के लिए नमक बना सके, परंतु वे नमक बेच नहीं सकेंगे। एक ये प्रावधान भी था। इसके अलावा नेक्स्ट अगले प्रावधान देखिए कि सबने अवज्ञा में गिरफ्तार उन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा जिन्होंने हिंसा की वारदातें नहीं की थी। ठीक है, ये यहाँ पे हो का कोई लैंड मतलब नहीं है, हिंसा की यहाँ पे की है, हो की जगह कि हिंसा की वारदातें नहीं की हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला प्रावधान था कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान राज्य के जिन कर्मचारियों ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था, सरकार उसे नौकरी में फिर से वापस लेने पर क्या करेगी, विचार करेगी। नेक्स्ट अगला प्रावधान था कि सबने अवज्ञा में गिरफ्तार लोगों पर चल रहे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगला प्रावधान था कि शराब व वस्त्रों की दुकानों पर भारतीय लोग कानून की सीमा के भीतर रहकर धरना दे सकते हैं। ये बात भी इसमें शामिल की गई थी इस प्रावधान में। इस प्रावधान के बाद में ये जो प्रावधान हो गया था, गांधी इरविन के मध्य में प्रावधान थे ये सारे, इन पर समझौता हुआ था और इस समझौते की क्या की गई थी, कड़ी आलोचना की गई थी, क्योंकि इसमें गांधी जी अंग्रेजों की ही शर्तों पर गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को क्या हुए थे, तैयार हो गए थे। ये सारी शर्तें अंग्रेजों ने अपनी प्रस्तुत की थी, हम ये कर देंगे, तो गांधी जी इन्हीं शर्तों पर क्या हो गए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू का ये वक्तव्य फेमस है कि जब दुनिया का अंत होता है तो कोई धमाका नहीं होता है, 1 करोड़ वर्ष शक निकलती है। ये जो कथन है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, कब दिया था, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्यों दिया था, क्योंकि गांधी जी ने मात्र इरविन की ही शर्तों पर गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को तैयार हो गए थे, उनसे समझौता कर लिया था, अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं रखी थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी इरविन समझौता एक श्राप के समान है। गांधी इरविन समझौते को किसने श्राप कहा था, एक श्राप कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है कि गांधी इरविन समझौते को एक श्राप किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिए कि जो कांग्रेस के युवा नेता थे, यानी युवा थे, युवा वर्ग के लोग थे, इस समझौते पर इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके थे और उन तीनों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर में फांसी दे दी गई, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस समझौते में इनके विषय में कोई भी चर्चा नहीं की थी। वायसराय इरविन थे, वो अगर चाहते तो वायसराय इरविन से ये भी बात अपनी शर्त रख सकते थे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या है, फांसी नहीं दी जाएगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इस कारण कांग्रेस के जो युवा थे इस समझौते से गांधी जी से नाराज थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने गांधी इरविन पैक्ट को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा था, तो इसका सही आंसर होगा के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है के.एम. मुंशी का पूरा नाम, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि किसने गांधी इरविन समझौते को सातवां पुरस्कार कहा था। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां पुरस्कार कहा था गांधी इरविन समझौते को एलेन कैंपबेल जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते की आलोचना का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, मुख्य कारण था कि देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी से ये नहीं बचा पाए थे इस समझौते में, इस कारण गांधी इरविन समझौते की सभी तरफ क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो याद रखना कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई थी। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये, कांग्रेस का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस अधिवेशन की छाप हमारे भारत के संविधान में भी देखने को मिलती है, इसलिए ये अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, कराची अधिवेशन है, कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी और इस कराची अधिवेशन के उस समय अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष। ठीक है,
देखिए इस अधिवेशन की मुख्य बातें क्या थी कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था। इसके अलावा इरविन के साथ समझौते में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से न बचाने के कारण इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। ये बात भी याद रखना है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के युवाओं ने महात्मा गांधी को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी से न बचा पाने के कारण काले झंडे दिखाए थे। तो याद रखना है कराची अधिवेशन में ही दिखाए थे। इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा रहेगा। ठीक है। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा माना था। ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा इसी अधिवेशन में उल्लेखित कई सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अभिव्यक्त किया है। ठीक है। वर्तमान समय में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है हमारे भारतीय संविधान के, उन नीति निर्देशक तत्वों के जो सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार हैं वो इसी अधिवेशन में प्रस्तुत कर दिए गए थे और यहीं से उनको ले लिया गया था। नेक्स्ट अगले में देखिए कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया था। इसके अलावा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। ये संकल्प बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी व सरदार पटेल ने प्रारूपित किया था और इन्हीं मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रमों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया है भारतीय संविधान के। ठीक है। ये थे दोस्तों गांधी इरविन समझौते से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फैक्ट्स वाली वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।